हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ मनोज खंडेलवाल MKW। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो जेई मेंस का 27 जुलाई को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, हम उसकी बात कर रहे हैं। आपके सामने जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये सब स्टूडेंट से मेमोरी बेस पर लिए गए हैं। तो मेमोरी बेस में क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर होता है, लेकिन कई बार क्या होता है ऑप्शन स्टूडेंट को याद नहीं होते तो हम डिज़ाइन करते हैं, या कुछ डेटा में ऐसा होता है कि हम डेटा को एडजस्ट कर लेते हैं। बाकी ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन क्या होते हैं वही होते हैं जो जेई मेंस के अंदर आपसे पूछे गए हैं। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हमें स्टूडेंट से फीडबैक के थ्रू मिले हैं हम उन क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देखो ये क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, ए नाम का एक मैट्रिक्स दे रखा है और इसके साथ एक इक्वेशन दे रखी है a² प्लस गामा ए प्लस 18i इक्वल 0 और आपसे फाइनली डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू पूछी गई है। इस क्वेश्चन को आप दो तरह से कर सकते हो। अगर हम इसे सॉल्व करें तो अगर इसे हम एक लाइन में सॉल्व करें तो आप जानते हो कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है a11 a12 a21 और a22, और अगर हम इस मैट्रिक्स की क्या लिखें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है a माइनस लैम्डा i 0, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। तो जब हम किसी 2x2 मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड करते हैं तो वो एक्चुअल में क्या आती है, ये आती है a² माइनस में आता है ट्रेस a और इंटू क्या आएगा ट्रेस ऑफ a, यह आएगा लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर लैम्डा और प्लस आएगा डिटर्मिनेंट a इंटू i इक्वल 0। अगर किसी भी 2x2 मैट्रिक्स की आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हो तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो आप इस क्वेश्चन को अगर डायरेक्टली करना चाहो बिना किसी कैलकुलेशन के, तो सीधे सीधे आप क्या करो, ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये बेसिकली इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अगर आप इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करो तो आपको सीधे सीधे नज़र आ रहा है कि जो डिटर्मिनेंट ए होगा उसकी वैल्यू कितनी है 18। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए कितना होगा 18। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बिना किसी कैलकुलेशन के, यानी सीधे सीधे इसका सेकंड ऑप्शन आएगा। और कोई स्टूडेंट अगर सॉल्व करना चाहे तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि पहले वो इन तीनों टर्म को निकाले, यानी a² गामा ए और 18i निकाल के 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करें। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसी तरह मेथड से निकालो और मेथड से निकालने पर वो इसी फॉर्म में अरेंज करो और अरेंज करने के बाद इसे कंपेयर करो। आप किसी भी मेथड को फॉलो करो, आपका आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा 18। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, आप प्रॉपर्टी से करो एक ही लाइन में क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन के अंदर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन के रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और चार ऑप्शन है जिसमें आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू है। तो पहला काम तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को डिफाइन करता हूँ। अगर हम इस फंक्शन को डिफाइन करें तो जैसे ये fx फंक्शन है, इसको अगर हम लिख दें 2 प्लस ये लिखा हुआ है मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x और माइनस में आ रहा है आपके सामने मॉड x माइनस 1, आपके सामने ऐसा आ रहा है। अगर मैं इस फंक्शन को डिफाइन करूँ, जाहिर सी बात है मॉड डिफाइन करना आप सबको आता है। इस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट कितना है -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, इसका कितना है 1। तो अगर मैं इसको क्रिटिकल पॉइंट के बेस पर डिफाइन करूँ कि ये फंक्शन क्या आने वाला है, अगर हम इसको यहाँ टेबल में डिफाइन करें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जब x -1 से लेस हो। अब सपोज करो अगर x -1 से लेस है तो उस केस में क्या होगा, आप लोगों ने मॉड पढ़ा होगा, तो ये तीनों के तीनों मॉड किससे ओपन होंगे माइनस से। अगर आप इन तीनों मॉड को माइनस से ओपन करते हो तो यह आएगा 2 माइनस x प्लस 1, यह आएगा माइनस x और माइनस माइनस होंगे प्लस, तो ये आ जाएगा x माइनस 1। अगर हम इसके आगे बात करें, अगर हम इसको डिफाइन करें फॉर -1 to 0, अगर हम इसे -1 to 0 के लिए डिफाइन करें तो अब -1 to 0 के लिए क्या होगा कि ये जो मॉड x माइनस प्लस 1 है ये तो प्लस से ओपन होगा और बाकी दोनों मॉड किससे ओपन होंगे माइनस से। तो अगर आप इसे डिफाइन करो तो ये आएगा 2 प्लस x प्लस 1 एंड ये आ जाएगा माइनस x और माइनस माइनस प्लस यानी कि x माइनस 1। अगर हम इसको -1 to 0 डिफाइन करें, थर्ड आप किसको डिफाइन करो 0 से कहाँ तक 1 तक। अगर हम इसे 0 से 1 के लिए डिफाइन करें तो 0 से 1 में क्या होगा, अब ये दोनों मॉड प्लस से ओपन होंगे और तीसरा वाला मॉड किससे ओपन होगा माइनस से। तो यहाँ पर आपके सामने आएगा 2 प्लस x प्लस 1 और यहाँ पर आने वाला है प्लस x एंड माइनस ये होगा प्लस x माइनस 1। हमने इस केस में क्या किया कि पहले मोड को प्लस से, दूसरे मोड को प्लस से और तीसरे वाले मोड को हमने माइनस से ओपन किया। एंड लास्ट अगर हम बात करें कि फॉर x ग्रेटर देन इक्वल 1,
अगर हम इसके अंदर ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए इस फंक्शन को डिफाइन करें तो अब ये चारों के चारों मोड प्लस से ओपन होंगे। तो प्लस से अगर आप ओपन करोगे तो ये फंक्शन आ जाएगा 2 प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस में आ जाएगा x और माइनस में आ जाएगा x माइनस 1। जब इस लास्ट वाले मोड को प्लस से ओपन करोगे तो जो माइनस बीच में वो रहेगा। अब हम इसको क्या करते हैं, अगले स्टेप में सिंप्लीफाइड करते हैं। तो मैं इसको सिंप्लीफाइड करूं तो देखो जो सबसे पहला पार्ट है इसके अंदर जाहिर सी बात है एक x कट रहा है। अगर हम इसको सोल्व करें तो यहाँ से कितना आएगा -x और 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, -1 और -1 -2 आएंगे। तो हम इसे अगर अगली स्टेप में लिखें तो जो हमारा f(x) फंक्शन आने वाला है, अगर हम इस f(x) फंक्शन को डिफाइन करें तो ये सबसे पहले आएगा -x और ये -x किसके लिए आ रहा है, x लेस देन -1। थोड़ा फिर से पीछे चलते हैं कि हमारे पास क्या था। दूसरा, अगर हम इसके अंदर -1 से 0 की डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ से आप देखो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, एक x कैंसिल हो रहा है। अगर आप इसके अंदर एक x को कैंसिल करो और इसके अंदर आप देखो यहाँ से 1 से 1 भी कैंसिल हो रहा है तो इसकी वैल्यू आएगी x प्लस 2। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो सेकंड डेफिनेशन आएगी ये x प्लस 2 आएगी कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 के लिए। इसके बाद अगर हम पीछे जाके फिर से देखें तो आपके पास जो 0 से 1 का इंटरवल है, इस 0 से 1 के इंटरवल में यहाँ पर आप देखो कि 3x और +1 आ रहा है। तो 3x 1 से 1 कैंसिल होगा और 2 आएगा। तो यहाँ पर ये आने वाला है 3x प्लस 2 और ये डिफाइंड होगा कहाँ से कहाँ तक, फॉर 0 to 1। और लास्ट अगर हम बात करें फॉर x ग्रेटर देन इक्वल 1, अगर हम इस इंटरवल में जाकर इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देखो लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, अगेन एक x कैंसिल हो रहा है। अगर आप एक x को कैंसिल करोगे और यहाँ से ये आएगा x प्लस 4, तो इससे सॉल्व करोगे तो ये 2 +1 और +1 कितना आ रहा है, x प्लस 4। तो आपके सामने जो स्टेटमेंट आएगा ये आएगा x प्लस 4। ये तो आएगी f(x) फंक्शन की डेफिनेशन। अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो आप देखो जो सबसे पहला स्टेटमेंट है इसके अंदर आपको इसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है। ये मान लो स्टेटमेंट a है तो मुझे इसके अंदर f' निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, f' की वैल्यू। अगर मैं इसके अंदर f' निकालूँ, यहाँ से अगर आप f' को फाइंड करो तो देखो f' क्या आने वाला है। तो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें f'(x) तो यहाँ पर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ डायरेक्टली। ध्यान रखना जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो अपने क्रिटिकल पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मैं -1 पे डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, -1 के पहले अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो ये -1 आ रहा है और ये आ जाएगा फॉर x लेस देन -1। अगर मैं इसे -1 से 0 के बीच में डिफरेंशिएट करूँ तो भी ये 1 आ रहा है, तो यहाँ पर ये आएगा फॉर x -1 to 0। अगर हम इसे 0 से 1 के लिए डिफरेंशिएट करें तो 0 से 1 में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3, और ये आएगा फॉर x 0 to 1। और अगर हम इसे लास्ट फॉर x ग्रेटर देन 1 के लिए डिफरेंशिएट करें तो इसकी वैल्यू अगेन कितनी आ रही है, यहाँ से आएगा x ग्रेटर देन 1। अब इसके अंदर अगर हम पीछे जाकर देखें हमें फाइंड क्या करना है, तो यहाँ पर आप देखो हमें सबसे पहले निकालना है f' -3/2 -1/2 1/2 एंड 3/2। इस पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अगर आप इस डेफिनेशन से देखो तो जो f' -3/2 आएगा, अगर आप इसके अंदर ये जो f' आपने निकाला है, अगर आप इसके अंदर x को -3/2 लोगे तो -3/2 लेस देन -1 के लिए आता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग f' की वैल्यू कितनी आएगी, -1। अगर आप इसके अंदर f' -1/2 को कैलकुलेट करो तो जो f' -1/2 आएगा वो -1 से 0 के इंटरवल में आएगा, तो इसकी वैल्यू करस्पॉन्डिंग कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आएगी, 1। अगर आप इसके अंदर f' 1/2 निकालोगे प्लस का, तो f' 1/2 जो आएगा वो बेसिकली 0 से 1 के इंटरवल में लाई करेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3। तो यहाँ पर ये वैल्यू 3 आएगी। और अगर लास्ट आप f' 3/2 निकालोगे तो कन्फर्म है कि जो 3/2 आएगा वो बेसिकली ग्रेटर देन 1 के लिए आएगा, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो यहाँ से अगर आप देखो तो अगर हम इन चारों स्टेटमेंट को ऐड करें तो ऐड करने पर क्या होगा, -1 और +1 तो कैंसिल होगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। यानी इसका मतलब है कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, इस पहले स्टेटमेंट की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 4 आना चाहिए। तो अगर ये 4 नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि यहाँ अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका जो स्टेटमेंट ए है ये तो कंफर्म है कि फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है उसके हिसाब से अगर आप देखो 4th ऑप्शन आ रहा है तो स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स है। अब मुझे इसके अंदर स्टेटमेंट 2 निकालना है, यानी कि -2 से +2 तक f(x) को इंटीग्रेट करके देखना है। तो चलो हम इंटीग्रेशन भी करके देखते हैं। अगर हम इसके अंदर आगे बात करें कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो हमें इसके अंदर -2 से जो +2 है f(x) इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 4 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। एक तो -2 से -1, आप पीछे अगर डेफिनेशन पे जाओ और यहाँ से देखो तो ये आपके सामने जो f(x) फंक्शन था ये इसकी डेफिनेशन है, ये f(x) फंक्शन की डेफिनेशन।
इस एफ एक्स फंक्शन की डेफिनेशन में अगर आप देखो तो -2 से -1 का जो इंटरवल होगा उस इंटरवल के लिए आपको एफ एक्स को क्या लेना है, -x। तो जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट हमारा आएगा इसके अंदर क्या आ जाएगा, -x dx। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा -1 से 0। दोबारा से अगर आप डेफिनेशन को देखो तो जो -1 से 0 का इंटरवल है इसके अंदर आपको एफ एक्स को क्या लेना है, x+2। तो अगर हम इसके अंदर एफ एक्स को x+2 लें तो यह आएगा x+2 और क्या आ जाएगा dx। इसके बाद तीसरी जो टर्म आएगी वो आएगी 0 से 1। अगर फीचर से आप जाकर 0 से 1 देखो तो 0 से 1 का जो इंटरवल है इसके अंदर इसकी क्या आएगा, एफ एक्स फंक्शन 3x+2। तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी 3x+2 एंड क्या आएगा dx। और लास्ट अगर हम इसको 1 से 2 इंटीग्रेट करें तो 1 से 2 में अगर आप डेफिनेशन देखो तो x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन कितना आएगा, x+4। तो जो x+4 आएगा ये x+4 यहाँ पर लिख दो x+4 और ये क्या आएगा dx। मेरे ख्याल से ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद आप इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करना आप सबको आता है। तो -x का इंटीग्रेशन होगा x²/2। इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, डेटा रखो। डेटा रखने के बाद जब इससे सॉल्व करोगे तो उसके लिए 12 आ जाएगी। तो कैलकुलेशन या इतना बेसिक इंटीग्रेशन हर स्टूडेंट को आता है, तो मुझे लगता है मुझे इसे आगे सॉल्व करने की जरूरत है। क्वेश्चन का लॉजिक तो आप समझ गए होंगे, फंक्शन को डिफाइन करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 12, यानी कि जो पीछे हमारे स्टेटमेंट है, तो हमारे स्टेटमेंट क्या थे कि उन स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू 12 आ जाएगी इसकी सेकंड स्टेटमेंट की, और जो स्टेटमेंट 2 ये करेक्ट हो जाएगा, ये आप कैलकुलेट कर लेना। अब जैसे आपके पास जो तीसरा क्वेश्चन है ये एक सीक्वेंस सीरीज का आपके सामने एक सीरीज है। इस सीरीज के अंदर आपके सामने एक इंटरेस्टिंग सीरीज दे रखी है और आपसे क्वेश्चन में कहा गया इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। अच्छा, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उन बच्चों ने क्या कहा कि सर ये तो एक ही लाइन में हो गया। कैसे हो गया, अगर आप हर एक टर्म की वैल्यू निकालो तो इस फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है वो 1 आ रही है। अगर आप इसकी सेकंड टर्म की वैल्यू निकालो सॉल्व करके तो ये 2 आती है। अगर आप इसकी थर्ड टर्म की वैल्यू निकालो 3 आती है। तो इस तरह से अगर आप लिखते जाओ तो यहाँ पर इसकी जो लास्ट टर्म है, इस लास्ट टर्म की कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आती है वो 15 आती है। तो इसका मतलब है कि हमें कुछ नहीं करना, कि हमें जो 15 टर्म है उसका सम निकालना है, सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो आप सब जानते हो कि ये n × n+1/2 होगा। तो ऐसा अगर आप लिखोगे तो इसका आंसर डायरेक्टली 120 आ जाता है। ये तो इसका ऐसा मेथड कि स्टूडेंट ने इसकी सीधे सीधे वैल्यू कैलकुलेट कर ली। लेकिन अगर हम इसके जनरल मेथड पर जाएं तो सीक्वेंस सीरीज से अगर हम इसका जनरल मेथड लिखें तो देखो जनरल मेथड क्या होगा इसका। अगर हम इसके जनरल मेथड पर जाएँ तो जनरल मेथड में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस क्वेश्चन की क्या लिखेंगे, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म से अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो देखो। अगर मैं इसे Sn बोल दूं कि मुझे Sn निकालना है तो यहाँ पर आप देखो पहले इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म कितनी है। अगर आप इससे नंबर ऑफ टर्म की कैलकुलेशन करो तो जैसे 2³ - 1³ है तो नीचे 1 आ रहा है। अब यहाँ पर अगर लास्ट में देखो 15, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 1 2 3 4 से हम बोल सकते हैं 15 टर्म है। तो अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिखूँ तो मैंने इसके अंदर समेशन में लिखा कि n की वैल्यू कितनी है, 1 से 15। अब अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिखूँ ये सबसे लास्ट वाली टर्म को देखकर, अगर मैं इस लास्ट वाली टर्म को देखकर देखें तो अगर मैं इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखूँ तो यहाँ पर ये आपके सामने क्या आने वाला है, ये ऐसा बनेगा कि -1 का क्यूब +2 क्यूब -3 क्यूब और +4 क्यूब ऐसे चलता जा रहा है। और इसकी जो लास्ट टर्म आ रही है वो कितनी आ रही है, 2n। तो प्लस में कितना आएगा, 2n का क्यूब। प्लस में मैंने 2n क्यों लिखा, क्योंकि मैंने 15 टर्म की बात की है। तो जब आप इसके अंदर n के लिए 15 डालोगे तो इसकी लास्ट टर्म 30 आ जाएगी। ये तो आएगा इसका न्यूमरेटर। अगर हम इसके डिनोमीटर की बात करें तो इसका जो डिनोमीटर आएगा तो एक टर्म तो आपको नजर आ रही है कि 1 2 3 से लास्ट कितना आएगा, 15। तो इसको तो हम लिख देते हैं 15। अब इसके अलावा जो उसकी सेकंड नंबर है जैसे 7 11 15 और 63 आ रहा है, तो ये देखा जाए तो ये एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 4। तो अगर मैं इसको अलग से निकाल लूँ तो मेरे पास नंबर हैं 7 11 15 और इसकी लास्ट टर्म कितनी है मेरी, 63। तो ये 63 इस एपी की अगर जनरल टर्म है यानी कि Tn है, तो अगर मैं इसका Tn निकालूं तो इसका Tn यानी nth टर्म आएगी n-1 इंटू डी कितना है इसका, 4। तो सॉल्व करने पर ये आने वाला है 4n + 3। तो इसका मतलब है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं नीचे, सॉरी ये जो नंबर आएगा ये तो कितना आने वाला है हमारा, ये आएगा n, क्योंकि हम जनरलाइज कर रहे हैं ना। तो यहाँ आएगा n और यहाँ पर कितना आएगा 4n + 3। हम इस क्वेश्चन के अंदर समेशन के अंदर क्या लिखते हैं, जनरल टर्म यानी कि Tn। तो ये मैंने इस क्वेश्चन का Tn लिखा है। अब मुझे इसे सॉल्व करके और इसका आंसर निकालना है। तो चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये n1 से कितना आ रहा है, 15। सबसे पहला काम मुझे क्या करना है कि इसका जो न्यूमरेटर है इसको एडजस्ट करना है। इसे एडजस्ट करने के लिए मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। अगर मैं इसे माइनस कॉमन ले लूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 क्यूब -2 क्यूब +3 क्यूब -4 क्यूब और ऐसे ये चलता जाएगा। तो अगर हम इसकी लास्ट टर्म को लिखें तो ये लास्ट टर्म आएगी माइनस में कितना आएगा,
2n का क्यूब, ऐसा बन जाएगा। माइनस इसके आगे आएगा और ये 2n का क्यूब बनेगा। तो यहां से अगर आप देखो तो ये जो आने वाला है ये आएगा माइनस के 2n का क्यूब, माइनस दैट इज 2n क्यूब, और नीचे जो लिखा है वो एज इट इज लिखा रहेगा, यानी कि n इंटू 4n प्लस कितना आएगा 3, ऐसा आ जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको मैनेज कर रहे हैं। या मैं चाहता तो डायरेक्टली इसको भी मैनेज कर सकता था। अगर मैं सीधे सीधे इसको मैनेज करूं तो देखो ये क्या बनने वाला है। मैं अगले स्टेप में इसको लिख रहा हूं नेक्स्ट पेज पर। अगर हम इसे लिखें तो यहां से अब देखो क्या बनेगा, तो यह आएगा समीशन दैट इज n1 से कहां तक आएगा 15। अच्छा, हमारे पास माइनस तो अपनी जगह लिखा है, हम ब्रैकेट के अंदर बात करें तो हमारी टर्म आ रही है 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब। तो मैंने इसको लिख दिया सबसे पहले कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, और ऐसे लिख दिया अब 2 कहाँ लिखा 2n का क्यूब, ऐसा मैंने लिख दिया। ये सारे के सारे प्लस में लिख दिए, और मैंने इसके अंदर क्या किया, माइनस में लिख दिया कितना 2 टाइम, यह आएगा 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब, और प्लस एंड सॉन लिख दिया यहाँ पर, यह आ जाएगा 2n का क्यूब, और यह आएगा ब्रैकेट, इस तरह का कंप्लीट ब्रैकेट आएगा, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा n, और यह आएगा 4n प्लस 3। ध्यान रखना पूरा का पूरा क्वेश्चन समीशन के अंदर लिखा हुआ है, मैं इसको जनरल वे में सोल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो अगर आप इसे सोल्व करो तो जब 2 क्यूब में से 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यूब करोगे तो माइनस में आ जाएगा। अगर हम इसे आगे सोल्व करें तो आगे सोल्व करने पर यह आएगा n1 से कितना आएगा 15, माइनस केयर पूरे क्वेश्चन में है। आप सबको पता है कि ये जो रिजल्ट होता है ये सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर आता है, जिसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको लिखें तो यह आएगा 2n एंड 2n प्लस 1 बाय 2, और इस पूरे स्टेटमेंट का क्या आएगा होल स्क्वायर, बीच में आएगा माइनस। अच्छा, ये जितनी भी टर्म है इन सारी के सारे टर्म में से 2 क्यूब कॉमन आ रहा है, तो 2 क्यूब कॉमन आएगा तो बाहर आएगा 2 की पावर 4, और ये आ जाएगा 1 क्यूब 2 क्यूब, और ऐसे लास्ट जो टर्म आएगी वो आएगी n क्यूब, ये आएगा ब्रैकेट एंड डिवाइडेड बाय नीचे आने वाला है कि n इंटू 4n प्लस कितना आएगा 3, ऐसा आ जाएगा। थोड़ा हम इसे और आगे सोल्व करें तो यहाँ से आएगा समीशन, यह आएगा n1 से 15 एंड माइनस। अब यहाँ पर आप देखो इसके अंदर 1 2 तो कट रहा है, और अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये n स्क्वायर और 2n प्लस 1 का क्या बनेगा होल स्क्वायर माइनस। आप जानते हो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो इसको 16 लिख दो। 16 अगर आप लिखोगे और इसके बाद जो 1 से n तक जो नेचुरल नंबर का क्यूब होता है इसका वंस अगेन फॉर्मूला लिखो n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और इसका क्या आएगा होल स्क्वायर, यह आएगा ब्रैकेट एंड नीचे फिर से क्या आ जाएगा n इंटू 4n प्लस 3, ये आपके सामने टर्म आ जाएगी। अगर हम इसे और आगे सोल्व करें तो यहाँ पर जो 2 स्क्वायर आएगा वो इससे कटेगा, तो अगर मैं अगली स्टेप में इसको लिखूँ तो मेरे सामने ये आने वाला है समेशन दैट इज n1 से कितना आएगा 15 माइनस ब्रैकेट में आ रहा है n स्क्वायर, और ये आ रहा है 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस। अगर आप पीछे जाकर देखो तो आप नोटिस करो कि यहाँ पर 4 से 4 कटेगा, 4 से 4 कटने के बाद यहाँ 4 बचेगा, और इसके अंदर n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर ये टर्म आने वाली है 4 n स्क्वायर और n प्लस 1 का क्या आएगा ये होल स्क्वायर, ब्रैकेट नीचे आ जाएगा कितना कि n इंटू 4n प्लस 3, ऐसा आ जाएगा। चलो इसको हम आगे सोल्व करते हैं। इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो ये आएगा समेशन n1 से कितना आ रहा है 15 माइनस, आप इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट में से n स्क्वायर कॉमन ले लो। अगर हम इसमें से n स्क्वायर कॉमन ले लें और अगर मैं इसे 2n प्लस 1 का स्क्वायर करूं तो ये आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n, और प्लस कितना आएगा 4 माइनस। अगर आप इसके अंदर इस n स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद n प्लस 1 के स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाइड करो तो ये आने वाला है 4n स्क्वायर प्लस आएगा 8n, और प्लस कितना आएगा 4, और नीचे आ जाएगा अपॉन में दैट इज n इंटू 4n प्लस कितना आएगा 3। अब यहाँ से आप देखो कि जो 4n स्क्वायर की टर्म है ये कट रही है, और इसके अंदर अगर आप इसे सोल्व करो तो 4n से 8n माइनस होगा तो माइनस के 4n बचेंगे, और 1 में से 4 माइनस होगा तो -3। तो अगर आप इस माइनस से मल्टीप्लाइड कर दो तो मल्टीप्लाइड करने पर ये स्टेटमेंट आएगा n1 से 15, और ये आएगा n स्क्वायर कितना आएगा 4n प्लस 3, और अपॉन में नीचे आ जाएगा n इंटू कितना आएगा 4n प्लस 3, ऐसा आ जाएगा। तो 4n प्लस 3 से 4n प्लस 3 कैंसिल होने के बाद इसका आंसर आएगा n1 से 15, और ये आएगा n, और जैसे बात है ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है तो फिर से वही आ जाएगा कि n इंटू n प्लस 1 बाय 2, जिसकी वैल्यू आएगी 120। मैं अगेन अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, स्टूडेंट ने से क्या किया कि हर एक टर्म की वैल्यू निकाली,
तो जब उसने फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म की वैल्यू निकाली तो पहली टर्म को सॉल्व करने पे 1 आ रहा है, दूसरी से 2 आ रहा है, तीसरी से 3 आ रहा है। तो उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की, उन्होंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया। तो डायरेक्ट अगर आप लिखोगे तब भी 120 आएगा, और अगर आप इस प्रोसीजर पे जाओगे तो प्रोसीजर से आंसर भी 120 आएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है 120। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक एरिया का क्वेश्चन है जिसके अंदर कुछ कर्व दे रखे हैं। तो पहले हम इन सारे के सारे कर्व को प्लॉट करके देखते हैं कि एरिया क्या आएगा। हमारा जो पहला कर्व है वो है y इक्वल 4x², दूसरा कर्व है हमारा x² इक्वल 9y, और तीसरा हमारा कर्व है y इक्वल 4। अब जैसे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये x² कितना आएगा, x² इक्वल आएगा 1/4 एंड दैट इज y, और ये सिंपल x² इक्वल क्या लिखा है 9y। तो अगर हम इन दोनों को स्केच करें तो ग्राफ कैसा बनेगा। सबसे पहले अगर मैं स्केचिंग करूं, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें इस x² इक्वल 1/4y, तो x² इक्वल 4y का पैराबोला आप जानते हो ऐसा बनेगा। तो ये हमारा सबसे पहला पैराबोला आएगा जिसे हम बोलते हैं x² इक्वल 1/4y, ऐसा पैराबोला आ जाएगा। अगर हम इसके अंदर दूसरा पैराबोला ड्रॉ करें तो मान लो अगर हम इसके अंदर दूसरा पैराबोला ड्रॉ करें तो दूसरा पैराबोला मैं बना रहा हूँ x² इक्वल 9y। तो ये x² इक्वल 9y का जो पैराबोला बनेगा ये इससे थोड़ा सा फैला हुआ होगा, ये इस तरह का पैराबोला बनेगा। तो ये हमारा सेकंड पैराबोला आएगा x² इक्वल 9y। इसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो आप कंफर्म कर सकते हो कि x इक्वल 1 अगर डालोगे तो x इक्वल 1 पर इससे y की वैल्यू कितनी आ रही है 1/9, और x इक्वल 1 पर इससे y की वैल्यू कितनी आ रही है 4। तो यानी ये ऊपर रहेगा। दूसरी बात, अगर हम इसके अंदर y इक्वल 4 की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो वो y इक्वल 4 की स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी बनेगी। तो मान लेते हैं ये y इक्वल 4 की स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पर आप देखो कि क्वेश्चन में लिखा है कि y लेस देन है 4x²। तो सबसे पहले कि इस पैराबोला का कौन सा पॉइंट आएगा। आप अगर चाहो तो कोई हिट एंड ट्रायल के लिए पॉइंट ले लो। तो अगर आप इस y इक्वल 4x² का पैराबोला का पॉइंट लो, तो अगर मैं इस y एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लूँ 0,1, तो क्या 0,1 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। इसका इस पैराबोला का कौन सा पार्ट आएगा, एक्सटीरियर। अगर हम इस लाइन की बात करें तो जो भी ये स्ट्रेट लाइन है इसके नीचे वाला पार्ट आएगा, और अगर हम इस पैराबोला की बात करें तो इसको भी आप देखो 1,0 सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर हम इसके अंदर x को 1 और y को 0 डालें तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो इन तीनों का जो कॉमन पोर्शन आएगा वो ये वाला पार्ट आएगा। एक पोर्शन इस साइड आएगा और एक पोर्शन सिमेट्रिक इस साइड आएगा। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक पार्ट का एरिया निकाल देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर एरिया निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि ये जो पॉइंट है इनको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको पॉइंट को फाइंड करूँ, या इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे ये y इक्वल 4 की लाइन पता है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एरिया निकाल रहा हूँ y एक्सिस से बाउंडेड। तो अगर मान लो मैं इसका y एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकालूँ तो सबसे पहले मैं y एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकालूंगा इस वाले पैराबोला का, इस वाले पैराबोला का y एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकालूंगा, और उसके बाद मैं y एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकालूंगा कौन से, दूसरे वाले पैराबोला का। तो इस दूसरे वाले पैराबोला का y एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकालूंगा और उसमें से मैं माइनस करूंगा और उसको डबल करूंगा। तो यहाँ पर मैं रिक्वायर्ड एरिया निकालूँ तो वो जो एरिया आएगा वो आएगा y0 से कहाँ तक, y4 तक। हम लिमिट किसकी ले रहे हैं, y की, यानी y0 से y4 तक। और हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा x1 माइनस x2, और ये आएगा dy। अब यहाँ पर आप देखो कि मैं केवल इस साइड का एरिया निकाल रहा हूँ। अगर मुझे इस साइड का निकालना है तो जो भी इस साइड आएगा उसका डबल कर दो। तो यहाँ पर हमने इसको 2 लिख दिया, इंटू 2। अब इसे अगर हम सोल्व करें तो सोल्व करने के लिए देखो ये आ जाएगा 2 टाइम, दैट इज y0 से y कहाँ तक आएगा, 4 तक। अब यहाँ पर x1 आप देखो इस डायग्राम के अंदर x1 कौन बनेगा, राइट माइनस लेफ्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, राइट माइनस लेफ्ट। तो राइट माइनस लेफ्ट का राइट जो पैराबोला आ रहा है, इस पैराबोला से आप इक्वेशन लिखो किसकी, x की। तो यहाँ से अगर मान लो इस पैराबोला से अगर आप x की इक्वेशन निकालते हो तो जो भी यहाँ से x की वैल्यू आएगी वो अंडर रूट में आएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, 3, एंड दैट इज रूट y माइनस। अगर आप सिमिलरली दूसरे वाले पैराबोला, इस वाले पैराबोला से x की वैल्यू निकालोगे तो ये x की वैल्यू अंडर रूट में कितनी आएगी, रूट y बाय कितना आएगा 2, और आपके सामने स्टेटमेंट आ जाएगा dy। अब आपको कुछ नहीं करना, हमें इसको इंटीग्रेट करना है, 0 से 4 इसकी लिमिट रखनी है। मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन करना हर स्टूडेंट को आता है, तो कैलकुलेशन तो स्टूडेंट वैसे भी कर लेते हैं। तो आप इसे इंटीग्रेट करके देखो, इंटीग्रेशन करने के बाद इसका जो सेकंड ऑप्शन है 80/3 आंसर आ जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप सोल्व कर लोगे आगे, कोई इशू वाली बात। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपके सामने 0 से 2 लिमिट के अंदर 2 फंक्शन दे रखे हैं, एक मॉड का और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो चलो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको मैं नाम देता हूँ i। तो यहाँ पर हमारे पास जो i है वो है 0 से 2 मॉड 2x² माइनस 3x का मॉड dx, और इसके अलावा 0 से 2 ये आ रहा है मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1/2
और ये आ जाएगा dx। क्वेश्चन बहुत आसान है, मैंने इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया। अब मुझे सबसे पहले यहाँ से मोड हटाना है, तो मोड हटाने का मतलब मुझे ये डिसाइड करना है कि ये जो 2x स्क्वायर माइनस 3x है ये कब नेगेटिव आएगा कब पॉजिटिव आएगा। तो उसका अगर मैं ग्राफ बना लूँ तो आप सब जानते हो कि अगर हम 2x स्क्वायर माइनस 3x इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाएं तो आप सबको पता है कि किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ अगर उसमें a पॉजिटिव है तो एक पैराबोला आएगा। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या है, 0 और 3/2। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक्चुअल में इस तरह से बनने वाला है, ये 0 और ये कितना होगा 3/2। लेकिन हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से कहाँ तक, 2 तक। तो जाहिर सी बात है जो 2 आएगा वो इस 3/2 के बाद में कहीं आ रहा होगा। तो अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो ग्राफ से एक बात क्लियर है कि जो 0 से 3/2 होगा, 0 से 3/2 में जो भी इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ है वो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है। जब ग्राफ एक्स एक्सिस के बिलो होता है तो आपको पता है कि उस केस में फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो 0 से 3/2 में इस 2x स्क्वायर माइनस 3x जो एक्सप्रेशन होगा इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव आने का मोड किससे ओपन होगा, माइनस से। तो आप इसे माइनस से ओपन करो तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x dx। उसके बाद हम बात करेंगे 3/2 से 2। अब 3/2 से 2 में अगर हम इसकी बात करें तो 3/2 से 2 में जो ग्राफ है ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है। ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है इसका ना फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये जो मोड होगा ये ओपन होगा किससे, प्लस से। तो इसे प्लस से ओपन करो तो ये आएगा 2x स्क्वायर और माइनस में आएगा 3x dx। ये इसका पार्ट आ जाएगा। अब अगर हम इसके अंदर दूसरे वाले पार्ट की बात करें तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीरियर को ओपन करना है। अब एक बात आप समझो कि जो x है, x आपके पास क्वेश्चन में बिलोंग कर रहा है 0 से हाफ, और आपको ग्रेटेस्ट इंटीरियर लेना, सॉरी x 0 से 2 है। तो यहाँ पर जो x आ रहा है आपका, ये x आपके सामने आ रहा है कितना, 0 से 2 तक। जो इसकी लिमिट है उसके अंदर x आ रहा है 0 से 2। तो x अगर मान लो 0 से 2 है तो x माइनस 1/2 बिलोंग करेगा माइनस 1/2 से 3/2 तक। यानी अगर हम देखें तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीरियर के अंदर x माइनस 1/2 है, इसकी इस लिमिट के इंटरवल में इसकी रेंज आने वाली है माइनस 1/2 से 3/2। तो अगर ये नंबर माइनस 1/2 से 3/2 है, तो अगर ये माइनस 1/2 से 3/2 है तो ये श्योर है कि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीरियर आएगा वो ग्रेटेस्ट इंटीरियर -1 आएगा, माइनस 1/2 से 0 वाले पार्ट का, 0 से 1 वाले पार्ट का 0 आएगा और 1 से 3/2 का आएगा 1। तो इसका इसको 3 बार में ब्रेक करना है। तो अब मैं ब्रेक करूं तो सबसे पहले मैंने इसको ब्रेक किया 0 से हाफ। 0 से हाफ ही मैंने क्यों लिया कि आप सोचो अगर x इस फंक्शन के अंदर, अगर इसके अंदर इस x की वैल्यू 0 से 1/2 है, तो x अगर 0 से 1/2 है तो x माइनस 1/2 माइनस 1/2 से 0 आएगा, और माइनस 1/2 से 0 जो होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर कितना आएगा, -1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 dx। उसके बाद दूसरा हमारा पार्ट आएगा 1/2 से, यह आएगा 3/2। अब हम इसके अंदर यूनिट लेंथ ले लें, तो अगर इसके अंदर x को 1/2 से 3/2 हम लेते हैं तो 1/2 से 3/2 में ये नंबर आ जाएगा कितना, 0 से 1, और 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीरियर कितना होता है, 0। तो यहाँ पर ये 0 dx आएगा। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें 3/2 से लास्ट 2 तक, तो अगर सपोज करो इसके अंदर x की जो वैल्यू है वो 3/2 से 2 तक है, तो x अगर 3/2 होता तब ये कितना होता, 1, और अगर x से 2 है तो ये कितना होता, 3/2। यानी ये फंक्शन वेरी करेगा 1 से 3/2, और 1 से 3/2 का ग्रेटेस्ट इंटीरियर कितना होता है, 1। तो यहाँ पर ये आएगा 1 dx। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इस स्टेटमेंट सबका इंटीग्रेशन करके इसके अंदर लिमिट डाल के रखनी है। तो इंटीग्रेशन करने वाला पार्ट बेसिक इंटीग्रेशन है, आप सब कर सकते हो। तो इसको इंटीग्रेट करने पर इसका जो आंसर है वो सेकंड ऑप्शन 19/12 आएगा। एक बार आप कैलकुलेशन चेक करके देखना, आंसर आ जाएगा। तो आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है किसका, एक हाइट एंड डिस्टेंस का। अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करो तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपके सामने एक टावर है, एक टावर आपको क्वेश्चन में गिवन है जिसकी हाइट क्वेश्चन के अंदर मेंशन की गई है कितनी, 10 मीटर। तो यहाँ से आता है ये जो टावर है इसकी हाइट कितनी है, 10। इसके अलावा क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पर्सन है जो इस टावर के टॉप पर है, सॉरी ग्राउंड पर है। तो इस ग्राउंड पर जो पर्सन है, इसका जो टावर है, इसका जो टॉप पॉइंट है, उस टॉप पॉइंट के साथ इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन की लैंग्वेज में आगे कहा गया है कि ये पर्सन इस ए पॉइंट से इस टावर की साइड असेंड कर रहा है 30 डिग्री एंगल पर। तो जब ये असेंड करता है और किसी पॉइंट बी पर आता है, तो बी पे आने के बाद इस पर्सन का इस पी पॉइंट के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में फाइनली आपसे पूछा गया है कि आपको इस डी और इसके अंदर अल्फा क्या है, इस ट्रेपेजियम का एरिया है, तो डी और अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको अगले पेज पे डायग्राम बनाता हूँ और वहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक टावर है, मान लेते हैं इस तरह का एक टावर है और ए पॉइंट है कोई ग्राउंड पर, ये ए है और पी क्यू नाम का एक टावर है। इस टावर की आपको क्वेश्चन में हाइट दे रखी है कितनी, 10। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है, 45 डिग्री।
अब जाहिर सी बात अगर ये 45 डिग्री है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ आएगी वो भी 10 आएगी, क्योंकि अगर आप इस ट्राइंगल में 10 45 निकालोगे परपेंडिकुलर बाय बेस तो आप जानते हो कि अगर ये 45 है 90 तो वो भी 45 होगा, तो ट्राइंगल वैसे ही आइसोसेलेस हो गया, तो बेस एंगल के हिसाब से ये दोनों साइड बराबर आ जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से एक पॉइंट तक इसमें असेंड करना है। तो मान लेते हैं हम 30 डिग्री एंगल पर इस टावर में चढ़ रहे हैं और ये डिस्टेंस क्वेश्चन में डी दे रखी है। इस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इस पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उससे क्वेश्चन में नाम दे रखा है, क्या नाम दे रखा है क्वेश्चन में? आर। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हम आर का नाम देते हैं, और इसके अलावा इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है अगर इसे बी कहा जाए तो ये क्वेश्चन में 60 डिग्री है, और इस पॉइंट को मैं रेफरेंस के लिए एल बोल देता हूँ। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, तो अगर मान लो ये डिस्टेंस डी है तो अगर मैं इससे ए आर की बात करूँ तो ये ए आर क्या बनेगा, यहाँ पर ये जो ए आर लेंथ आएगी, ये ए आर लेंथ आएगी डी कॉस कितना आएगा 30 डिग्री। क्यों आएगी? क्योंकि आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं अगर किसी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में डी इसको हाइपो है तो एडजेसेंट साइड आती है कॉस में और सामने लेती है साइन में। अगर मैं इस बी आर की बात करूँ तो ये जो बी आर होगा ये आएगा डी साइन कितना आएगा 30 डिग्री। अच्छा, डी कॉस 30 डिग्री अगर हम निकालें तो इसकी वैल्यू आती है √3/2। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो बचा हुआ पार्ट होगा ये बटा हुआ पार्ट आ जाएगा 10 माइनस में आएगा डी एंड √3/2। मैंने क्या किया, इस टोटल लेंथ में से डी कॉस 30 की वैल्यू को माइनस कर दिया तो हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, ये डी साइन 30 है, डी साइन 30 कितना होता है 1/2। तो यहाँ पर अगर हम इस लेंथ की बात करें तो ये लेंथ आ रही है d/2। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक ये जो बची हुई लेंथ होगी ये लेंथ आ जाएगी 10 माइनस d/2, ऐसा आ जाएगा। अब इसके अंदर मैं कंसीडर करने जा रहा हूँ कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल PBL। अगर इस ट्राइंगल PBL के अंदर हम 1060 को कैलकुलेट करें तो जो 1060 आएगा वो परपेंडिकुलर बाय बेस आएगा, तो इसके अंदर परपेंडिकुलर कितना होगा 10 माइनस ये आ जाएगा d/2, और इसका जो बेस आएगा वो 10 माइनस √3d/2 आएगा, और 1060 की वैल्यू आप सब जानते हो √3 होती है। आगे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इसे आगे कैलकुलेट करें क्रॉस मल्टीप्लाइड करके तो यहाँ से यह आएगा d/2, और इसको मल्टीप्लाइड करो तो यह आएगा 10√3 माइनस यह आएगा 3/2d, कुछ ऐसा आ जाएगा। इसके अंदर 3/2d को लेफ्ट ले लूँ तो यहाँ से d आ जाएगा 10 कॉमन लेने के बाद यह आएगा √3 - 1। तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन में जो d है इससे d की वैल्यू आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है उसके अंदर हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, तो हमें एरिया निकालना है यानी अल्फा। आप जानते हो किसी ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। इस डायग्राम के अंदर पैरेलल साइड क्या क्या है, पैरेलल साइड आएगी इसके अंदर BR, और दूसरी पैरेलल साइड इसके अंदर आएगी PQ, और उनके बीच में जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी RD। ये किसी ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का सॉरी RQ, तो यहाँ ये RQ आएगा क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब अगर हम इससे सॉल्व करें डायग्राम से तो यहाँ से आएगा 1/2। अगर आप डायग्राम में देखो तो ये जो BR आएगा तो BR की जो वैल्यू आएगी वो तो आएगी कितनी d/2, तो हम इसको लिख देते हैं d/2। अगर हम इसके अंदर PQ की वैल्यू बात करें तो डायग्राम से क्लियर है कि PQ आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी कितना दे रखा है 10, तो यहाँ पर ये 10 आ जाएगा। और अगर हम इसके अंदर RQ की बात करें तो जो RQ वाला पार्ट है कितना है 10 माइनस, तो यहाँ पर आएगा 10 माइनस √3/2 इंटू d। अब आपको आगे कुछ नहीं करना कि जो भी ये स्टेटमेंट है आप इस स्टेटमेंट के अंदर ये जो d आपने निकाला है इस d की वैल्यू को आप इसमें रख दो, और रख के सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकालो। तो जो पीछे आंसर है अगर आप इसके अंदर पीछे जाओ तो पीछे जो आंसर दे रखा है वो 1 ऑप्शन है, तो 100% सॉल्व करने के बाद जो अल्फा होगा इस अल्फा की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा काम नहीं, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। आप यहाँ से सीधे सीधे क्या करो, इस डी की वैल्यू को इस स्टेटमेंट में डाल के इसे सॉल्व करके देखो, अल्फा 25 आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसके अंदर एक फंक्शन दे रखा है, और इस फंक्शन में आप यहाँ पर इसको x एज्यूम करके चलना। यहाँ पर ये जो लिखा है इस n की जगह क्या लिखना x। तो आपसे एक फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन का आपको डोमेन निकालना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर साइन इनवर्स की बात करते हैं। आप जानते हो कि साइन इनवर्स के अंदर जो भी ये नंबर होता है तो साइन इनवर्स की डेफिनेशन है कि उस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम सबसे पहले इसकी बात करें तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x² - 3 है इसकी वैल्यू -1 to 1 आना चाहिए। आप लोगों ने साइन इनवर्स के बारे में पढ़ा है कि साइन इनवर्स के अंदर अगर ये कोई नंबर t है या ये कोई नंबर x है तो ये x -1 to 1 लाई करना चाहिए। अब अगर हम इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें
तो किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर -1 से 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो नंबर होगा 2x² - 3 ये -1 से कहाँ तक वेरी करेगा, 2 तक। अगली स्टेप में आप इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट में +3 ऐड करो। 3 ऐड करोगे तो ये 2 से जो 2x² होगा इसकी वैल्यू कहाँ तक आएगी, 5 तक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को 2 से डिवाइड करो तो ये x² आ जाएगा 1 से 5/2। और अगर मैं इसको डायरेक्टली सोल्व करके लिखूं तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आने वाला है उसके अंदर x आ जाएगा ओपन ब्रैकेट माइनस के √5/2 से -1 आएगा क्लोज, एंड यूनियन दूसरा पार्ट आ जाएगा यहाँ पर 1 से और ये आएगा √5/2 पूरे पे ऑन। तो ये आपके सामने आएगा ओपन ब्रैकेट स्टेटमेंट 1। तो ये तो हमने क्या किया, सिर्फ इस क्वेश्चन में डिफाइन किया है किसको, इस साइन इनवर्स वाले पार्ट को। अब इसके अंदर हम डिफाइन करने जा रहे हैं लॉग वाले पार्ट को। अगर हम इससे लॉग वाले पार्ट की बात करें, सबसे पहले इस पहले वाले लॉग की बात करें तो इस पहले वाले लॉग के अंदर ये जो पूरा का पूरा नंबर होगा, ये पूरा का पूरा नंबर, इसका एक नंबर होगा n। तो लॉग की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से लॉग का जो बेस होता है वो >0 नॉट इक्वल 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर लॉग का बेस तो डिफाइंड है। तो इस पहले वाले लॉग के अंदर ये जो पार्ट होगा आपके पास क्या होना चाहिए कि जो लॉग 1/2 है x² - 5x और +5, ये पार्ट क्या आना चाहिए, >0। एंड अगर हम इसके अंदर दूसरे पार्ट की बात करें, ये तो पहला लॉग हुआ। अगर हम इसके बाद सेकंड लॉग की बात करें तो इस सेकंड वाले लॉग का बेस 1/2 है, तो इस सेकंड वाले लॉग के अंदर ये नंबर बनेगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये सेकंड वाला लॉग भी डिफाइंड हो तो इस लॉग के अंदर वटेवर जो भी लिखा है वो भी >0 आना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन ये होगी कि x² - 5x + 5 जो आएगा ये क्या आएगा, >0। अब इस एंड का मतलब है कि हमें इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेकर एक रिजल्ट लेना है, और जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का इसके साथ भी इंटरसेक्शन लेना है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, लॉग में आपने पढ़ा है कि जब लॉग 1/2 राइट जाएगा, तो जब ये 1/2 राइट जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि बेस अगर 1 से लेस है तो इनिक्विटी का साइन क्या होता है, चेंज। तो यहाँ से स्टेटमेंट आएगा x² - 5x + 5 और ये आ जाएगा लेस में कितना आएगा, 1/2 की पावर 0, ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर मैंने इनिक्विटी का साइन ग्रेटर से लेस कर दिया। तो मैं इसे अगले पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरे पास दो इनिक्वेशन बनेगी। एक तो बनेगी x² - 5x + 5 < 1 और एक इनिक्विटी आ रही है कि x² - 5x + 5 और ये आएगा >0। अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो इन दोनों का मुझे इंटरसेक्शन लेकर कंडीशन 2 का आंसर निकालना है। तो इसके अंदर तो आएगा x² - 5x + 4। इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो x - 1 और x - 4 इसके फैक्टर आएंगे और x बिलोंग करेगा 1 से 4। ये तो इसका सोल्यूशन आएगा। अगर हम इसका सोल्यूशन निकालें तो आपको पता है कि इसके जो फैक्टर है डायरेक्ट नहीं होंगे, सीधाचार्य से करने पड़ेंगे। तो मान लो अगर इसके रूट अल्फा और बीटा मान लिए जाएं तो ये आएगा अल्फा और बीटा अगर इसके रूट हैं तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा -∞ से अल्फा एंड यूनियन बीटा से क्या आएगा, इन्फिनिटी। अगर हम इसके अंदर अल्फा बीटा निकालें तो इसमें सीधाचार्य लगा देते हैं। तो सीधाचार्य लगाकर आप इसके रूट निकालोगे तो जो भी इसके रूट आएंगे वो आएंगे -b + √b² - 4ac अपॉन कितना आएगा, 2a। तो यहाँ से x आ जाएगा 5 - √5/2 और ये आएगा 5 + √5/2। इसके अंदर हम इसे अल्फा इसे बीटा का नाम देते हैं। अगर हम इसके अंदर अल्फा बीटा की वैल्यू रख दें तो अल्फा बीटा की वैल्यू रखोगे अगर आप इसके अंदर और फाइनली आप इसका इंटरसेक्शन लोगे तो पहले वैल्यू रख देते हैं। तो x आएगा -∞ से अल्फा, अल्फा आएगा 5 - √5/2 एंड यूनियन में आ जाएगा 5 + √5/2 से और ये वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी। अब इसके अंदर अगर हम कंडीशन 2 की बात करें तो इस 1 से 4 का इसके साथ इंटरसेक्शन लो। तो पहले आप नोटिस करो कि जो नंबर होगा ये नंबर 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा। अच्छा, √5 की वैल्यू लगभग 2 से ज़्यादा होती है, यानी 2.1 मान लो। तो 5 में से 2.1 को माइनस करोगे तो ये 3 और डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 3.2 या 3 पॉइंट समथिंग जो भी होगा 2.9 उसे डिवाइड करोगे तो 1 से बड़ा आएगा। तो फाइनली जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे और अगर आप इस नंबर की बात करो तो √5 को अगर आपने 2.1 लिया या 2.2 लिया तो ये 7 बाय समथिंग आएगा तो 3.5 आएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पे आने वाला है वह आएगा तो 1 से कहाँ तक, 5 - √5/2 यूनियन ये आ जाएगा 4 से, नेक्स्ट आएगा 5 प्लस कितना आएगा, √5/2, ऐसा आ जाएगा। ये कंडीशन 2 है। अब मुझे क्या करना है कि जो मेरे पास स्टेटमेंट 1 का आंसर आया था, ये मेरा स्टेटमेंट 1 का आंसर था। इस आंसर का मुझे इस स्टेटमेंट 2 के साथ जो आंसर आया था, यानी ये जो मेरा आंसर आया, इन दोनों के बीच में मुझे क्या लेना है, इंटरसेक्शन।
तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँ तो 1 से 5 माइनस रूट 5/2 यूनियन 4 से 5 प्लस रूट 5/2, और उसका मुझे इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ये मेरा जो स्टेटमेंट आया है इसके साथ। तो आप इसके अंदर देखो ये वाला पार्ट तो नेगेटिव है, तो इंटरसेक्शन लेने पर ये तो हट ही जाएगा, और 1 से रूट 5/2 तक अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो 1 से 5 माइनस रूट 5/2 तक आएगा। मेरे ख्याल से आप इंटरसेक्शन ले लोगे, रूट 5/2 की जो वैल्यू आती है ये क्या आएगा, 5/2 का जो रूट आएगा ये बेसिकली 5 माइनस रूट 5/2 के रूट से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उससे इंटरसेक्शन लेने पर ये आंसर आएगा। आप आई होप आप इंटरसेक्शन लेना जानते, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके पास एक इलिप्स दे रखा है। अगर मैं इस इलिप्स को ड्रॉ करूं तो यहाँ पर ये जो इलिप्स होगा ये कैसा होगा, इस तरह का। क्योंकि अगर आप इस इलिप्स के अंदर देखो तो ए कितना है 2 और बी कितना है 3, यानी ये कौन सा इलिप्स है, बी ग्रेटर देन ए। इसके अलावा क्वेश्चन में एक हाइपरबोला दे रखा है, तो इस हाइपरबोला को हम ड्रॉ करेंगे तो ये हाइपरबोला ऐसा बनेगा। अब इसके अंदर क्वेश्चन में एक स्ट्रेट लाइन है जो इनकी कॉमन टेंजेंट है। तो मान लो अगर हम इन दोनों की कॉमन टेंजेंट को एज्यूम कर लें, मान लेते हैं लेट कि y बराबर mx प्लस सी एक लाइन है जो बेसिकली इन दोनों की टेंजेंट है। आप लोगों ने अगर इलिप्स और हाइपरबोला पढ़ा हो तो अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी इलिप्स की टेंजेंट है तो टेंजेंट होने की जो कंडीशन होती है वो होती है सी स्क्वायर बराबर ये आता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस कितना आता है बी स्क्वायर। और अगर ये स्ट्रेट लाइन इस हाइपरबोला की टेंजेंट है तो उसके टेंजेंसी की कंडीशन आती है सी स्क्वायर बराबर ये आता है ए स्क्वायर। अब इसमें स्क्वायर कितना होगा 42, यह आएगा एम स्क्वायर और माइनस में आता है बी स्क्वायर यानी कि 143। ये कंडीशन होती है। तो मैंने क्या किया, y बराबर एम एक्स प्लस सी कि इन दोनों के साथ क्या लगा दी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब अगर मैं इसके अंदर सी स्क्वायर को इक्वेट करूं तो सी स्क्वायर इक्वेट करने पर जो 4m स्क्वायर प्लस 9 आएगा और जो 42m स्क्वायर माइनस 143 आ रहा है, इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये 38m स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 152 आ रही है। अगर इस 152 को आप 38 से डिवाइड करोगे तो 76 का डबल आ रहा है, तो यानी कि जो m स्क्वायर आएगा ये m स्क्वायर कितना आएगा 4, और यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 2। अच्छा, अगर हम इस m की वैल्यू को प्लस माइनस 2 इसके अंदर रख दें तो हम यहाँ से c भी निकाल सकते हैं, यानी जो कॉमन टेंजेंट है उसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम इस m को प्लस माइनस 2 इसमें रखूँ तो 4m स्क्वायर प्लस 9 में अगर m को प्लस माइनस 2 रखोगे यानी m स्क्वायर को 4 रखोगे तो यहाँ से कितना आने वाला है, ये आ जाएगा c स्क्वायर कितना आएगा, तो c आ जाएगा कितना प्लस माइनस 5, तो ये आएगा c प्लस माइनस 5। अब प्लस 5 या माइनस 5 के लिए क्वेश्चन में कहा गया है कि जो टेंजेंट है उसके बारे में कहा गया है कि फोर्थ क्वाड्रेंट से पास नहीं करती, यानी टेंजेंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट से पास कर रही है तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव एक्सिस को कट करेगी। तो यहाँ पर अगर हम इस टेंजेंट के अंदर बात करें तो हमें m को प्लस 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस 2 पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वो इस तरह की जाएगी और इस तरह की कॉमन टेंजेंट जो बनेगी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जो हमारी टेंजेंट बनेगी वो टेंजेंट क्या बनने वाली है, आपको m को तो लेना है कितना 2 और c को लेना है कितना 5, तो y बराबर 2x प्लस 5 आ जाएगी इसकी टेंजेंट, यानी कि जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी ये 2x माइनस वाई प्लस 5 आ रही है 0। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि पीछे अगर हम क्वेश्चन पर वापस आएँ तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो भी टेंजेंट है, इस टेंजेंट की खास बात क्या है कि जो ये टेंजेंट है ये टेंजेंट इस इलिप्स को टच कर रही है, तो ये इस इलिप्स को टच कर रही है P पर, मान लेते हैं x1 y1, जैसा क्वेश्चन में गिवन है कि ये इस P को टच कर रही है कहाँ पर C1 यानी कि इसको x1 y1, और इस C2 को टच कर रही है इस कर्व को मान लेते हैं Q पर यानी कि x2 y2। तो मान लो अगर मैं इस P पॉइंट पर x1 y1 पर इस कर्व की टेंजेंट निकालूं तो आपको बताएगा अगर हम इस कर्व की टेंजेंट निकालें तो वो टेंजेंट क्या आने वाली है। तो अगर आप इलिप्स की टेंजेंट निकालो तो इलिप्स की टेंजेंट आएगी x x1 अपॉन 4 एंड y y1 बाय 9 इक्वल 1। आप जानते हो टेंजेंट निकालने का कंसेप्ट क्या होता है कि x स्क्वायर को x x1, y स्क्वायर को y y1 और कांस्टेंट को हम क्या रखते हैं अनचेंज। तो मैंने इलिप्स के किसी पॉइंट x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाली। अब मुझे बताया कि जो टेंजेंट है वो तो ये है ना, तो मैं इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर कर देता हूँ। अगर मैं कंपेयर करूँ, कंपेयर कैसे करते हैं, कोफिशिएंट का रेशो। तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट का रेशो जो x1 बाय 4 बाय 2 आएगा, y के कोफिशिएंट का रेशो आएगा y1 बाय 9 और माइनस 1 आएगा, और कांस्टेंट टर्म का रेशो आएगा -1 बाय 5। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 को लेफ्ट लेना पड़ेगा तो -1 बाय 5 आएगा। अब अगर आप इसे सॉल्व करके x1 की वैल्यू निकालो तो यहाँ से जो x1 की वैल्यू आ रही है ये आ रही है -8 बाय 5। मैंने सिर्फ x1 निकाला क्योंकि जो स्टेटमेंट मुझसे पूछा गया है, अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा हो तो मुझे इसके अंदर वैल्यू निकालनी है 2x1 प्लस x2।
यानी इसके अंदर मुझे y1 से कोई मतलब नहीं। ऐसे में क्या करूंगा, अब x2 y2 पर हाइपरबोला की टेंजेंट निकालूंगा, तो जो भी ये टेंजेंट आएगी इस टेंजेंट को, जो टेंजेंट हमने निकाली उससे कंपेयर करेंगे। तो इस x2, y2 पर अगर हम हाइपरबोला की टेंजेंट निकालें तो हाइपरबोला की जो टेंजेंट होगी, आप जानते हो हाइपरबोला के लिए क्या होगा टेंजेंट की इक्वेशन, तो ये आएगा x(x2) बाय 42 एंड माइनस y(y2) बाय यह आएगा 143 इक्वल कितना आएगा -1। तो ये हमने हाइपरबोला के किसी पॉइंट x2 y2 पर टेंजेंट निकाली, लेकिन ये टेंजेंट हमें पहले से पता है। तो अगर ये पता है तो हम इस दोनों को फिर से कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x का रेशो। तो ये आएगा x2 बाय कितना आएगा 42 और बाई कितना आ रहा है 2। इसके अंदर जो y की टर्म है उसके कोफिशिएंट का रेशो आ जाएगा कि माइनस के y2 बाय 143 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है -1, और जो कांस्टेंट टर्म का रेशो है ये माइनस के 1/5 आ रहा है। खैर मुझे इसके अंदर y2 से कोई मतलब नहीं है, तो अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करके x2 निकालूं तो जो x2 की वैल्यू मेरे पास आने वाली है ये वैल्यू आएगी माइनस के 84/5। तो ये मेरा x2 आएगा और ये मेरा क्या आएगा x1। अब क्वेश्चन के अंदर जो मुझसे पूछा गया मैं उसके अंदर आता हूँ, तो क्वेश्चन के अंदर मुझे वैल्यू निकालनी है 2x1 प्लस x2 का क्या निकालना है, मॉड। अगर मैं इसके अंदर सबसे पहले 2x1 निकालूं, इस x1 को 2 से मल्टीप्लाइड करूं तो ये माइनस के कितना आएगा 16/5। अगर हम इसके अंदर x2 की वैल्यू को पुट करें तो ये माइनस के 84/5 आ रही है, तो ये 84/5 बाय मॉड। तो सॉल्व करने के बाद ये 20 आ रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर -16 और माइनस के 84 को हम ऐड करेंगे तो ये 100/5 यानी कि 20 की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 20, है ना। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक पैराबोला का क्वेश्चन है। इस पैराबोला के अंदर क्या है कि आपके पास मान लो कोई पैराबोला है, तो सपोज करो ये पैराबोला है और क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इस पैराबोला की फोकस आपको दे रखी है, तो इसकी फोकस को हम a, मान लेते हैं। क्वेश्चन में वैसे गिवन है फोकस। इसके अलावा आपसे कहा गया कि इसकी जो टेंजेंट है इसके वर्टेक्स पर, तो अगर ये पैराबोला की वर्टेक्स है तो इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट की इक्वेशन है x + y - a = 0। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इस आप सबको ये बात पता है कि पैराबोला में जो फोकस होता है उसकी जो वर्टेक्स पे टेंजेंट होती है उससे जो डिस्टेंस है, अगर इस डिस्टेंस को हम a से डिनोट करें तो इसकी जो लेटस सेक्टम की लेंथ आती है वो लेटस सेक्टम की लेंथ कितनी आती है 4 है। ये क्वेश्चन में आपको 16 दे रखी, यानी जो लेटस ये जो डिस्टेंस होती है किसी भी स्टैंडर्ड पैराबोला में स्मॉल a आती है और लेटस सेक्टम आती है 4 है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको a दे रखा है, यानी a की वैल्यू अगर आप निकालोगे 4। अच्छा a = 4 का मतलब है इस a, a की इस स्ट्रेट लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है 4। अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं तो वो a + a - a/√2, ये किसके इक्वल आना चाहिए 4 के। अगर आप इससे सॉल्व करो a है तो कटेगा और फाइनली यहाँ से जो मॉड a आएगा उसकी वैल्यू आएगी 4√2। तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली मॉड a पूछा हुआ है, तो जो मॉड a है वो डायरेक्टली 4√2 आ जाएगा, तो ये सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा आपके पास अगला जो क्वेश्चन है वो एक जीपी का है। इस जीपी के अंदर आपसे कहा है किसी इनफाइनाइट जीपी की जो फर्स्ट टर्म है वो a है, इसका कॉमन रेशियो r है, और आपसे कहा है इस इनफाइनाइट जीपी का जो सम है वो आपको गिवन है कितना 5, यानी जो s इन्फिनिटी है वो a/1 - r होता है, ये आपको 5 दे रखा है। इसके अलावा आपसे कहा गया कि जो सम है वो किसका, पहली 5 टर्म का। तो किसी जीपी की 5 टर्म का अगर हम सम निकालें तो आप सबको पता है कि वो a × 1 - r की पावर 4 5/1 - r आएगा, और ये क्वेश्चन में दे रखा है कितना 98 बाय कितना आएगा 25। अब क्वेश्चन में अगली स्टेप में आपसे कहा गया है कि आपको क्या करना है कि जो एपी है, एक एपी की सम निकालना है कितनी टर्म का, 21 टर्म का। तो किसी एपी की अगर हम 21 टर्म का सम निकालें जिसकी फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है कितना 10ar², और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस दे रखा है 10ar², उसकी फर्स्ट टर्म दे रखी है 10। अच्छा एपी में आप जानते हो कि जो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है वो n/2 2a + n - 1 × d होता है। ये किसी एपी के अंदर अगर मान लो हम इसके अंदर S21 निकालें तो जो 21/2 आएगा, और ये जो फॉर्मूला आएगा ये आएगा 2a + कितना आएगा 20d, ऐसा आ जाएगा। अगर हम इसके अंदर 2 से 2 कैंसिल कर दें तो यहाँ पर ये 21 और a + कितना आएगा 10d, और ये जो 20 ये आएगा ये t11 ही तो होता है। किसी एपी के अंदर ये जो a + 10d है ये 11 टर्म है, तो अगर हम एपी के अंदर 21 टर्म का सम निकालते हैं तो वो हमेशा 21/t11 आता है। तो इस क्वेश्चन में आपको बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अगर आप k टाइम है 11 टर्म का तो यहाँ k की वैल्यू सीधे सीधे कितनी आ जाएगी 21, आपको कुछ करना ही नहीं। ये जो डेटा आपको दिए गए हैं ये यूजलेस डेटा हैं,
इस क्वेश्चन में आप कोई भी डेटा लेकर सॉल्व करो, हर डेटा के लिए हमेशा 21 टाइम आएगा किसका, 11 टर्म का। तो ये एक तरह से आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर आ जाएगा 21। अच्छा, इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। आप जानते हो किसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मीन होता है, इस मीन की वैल्यू कितनी होती है, एनपी, और इसका जो वेरिएंस होता है ये आप सब जानते हो कि इसकी वैल्यू आती है एनपीक्यू। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर जो सम और प्रोडक्ट है मीन और वेरिएंस का, वो आपको रेस्पेक्टिवली गिवन है। तो सम का मतलब तो क्वेश्चन में गिवन है आपको एनपी प्लस एनपीक्यू, ये आपको गिवन है 24, और इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना गिवन है, एनपी इंटू ये आपको गिवन है कितना, एनपीक्यू, ये गिवन है आपको 128। अब एक बात आप समझो, अगर हम इसको एज ए ट्रीट करें कि ये अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा बीटा वाला सम ऑफ रूट आपको दे रखा है 24 और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको दे रखा है 128। तो आप एक क्वाड्रेटिक सोचो जिसके अल्फा बीटा क्या है, रूट। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करके अल्फा बीटा निकालोगे तो यहाँ पर जो एनपी आ जाएगा, इस एनपी की वैल्यू आएगी 16 और एनपीक्यू कितना आ जाएगा, 8। वैसे तो दो पॉसिबिलिटी है, जरूरी कि एनपी 16 आए, एनपी 8 आ सकता है और एनपीक्यू 16 आता है, लेकिन उस केस में क्या होगा कि जो क्यू की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर यही कंसिडर करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 1 से बड़ी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एनपी इतना आ जाएगा। अब अगर हम इसके अंदर इन दोनों को सॉल्व करें, एनपी की वैल्यू इसमें रख के क्यू फाइंड करें, तो जो क्यू आएगा वो आएगा 1/2 और पी कितना आ जाएगा, 1/2। और अगर हम इसके अंदर एन निकालें तो 32। तो सबसे पहले तो ये इसके डेटा आ जाएंगे। इसका मतलब है कि जो भी ये एक्सपेरिमेंट है, आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो कितनी बार, 32 टाइम। अब इसके अंदर यहाँ पर आपको क्या निकालना है, अगर हम इसके अंदर n को 32 रख दें तो n को 32 रखने पर ये जो स्टेटमेंट बनेगा ये हमें निकालना है कि हमें p निकालना है जब n 32 है, यानी कि जो x होगा ये x ग्रेटर देन कितना आना चाहिए, 29। अगर हम इसके अंदर वैल्यू 32 डाल दें तो ये 29 आएगा। तो ये जो लिखा है ये x क्या है, रैंडम वेरिएबल। 29 से ज़्यादा का मतलब है कि हमें क्या क्या सोल्व करना है। अगर आप पी एक्स ग्रेटर दैन 29 की बात कर रहे हो तो इसका मतलब आपको तीन चीज़ें निकालनी है। एक तो x इक्वल 30, उसके बाद नेक्स्ट आएगा पी एक्स इक्वल कितना आएगा, 31, और उसके बाद लास्ट आएगा पी एक्स इक्वल कितना आएगा, 32। अगर हम इसके अंदर 30 की बात करें तो 30 का मतलब है कि जब हम किसी एक्सपेरिमेंट को 32 बार रिपीट करेंगे तो उसके अंदर जो डिफाइंड इवेंट है वो एग्जैक्टली कितनी बार होना चाहिए, 30 बार। तो 30 में से आप 32 में से 30 प्लेसेस का सिलेक्शन करो तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 32 और सी कितना आएगा, 30। तो इसके अंदर जो 1/2 यानी जो इवेंट है, जो P होगा उसकी पावर आएगी 30 और जो Q होगा यानी 1/2 होगा उसकी पावर क्या आएगी, 2। अगर हम इसके अंदर 31 निकाले यानी कि 32 टाइम किसी इवेंट को परफॉर्म करने पर वो इवेंट होना चाहिए कितनी बार, 31 टाइम। तो ये आ जाएगा 32C 31। इसके अंदर 1/2 की पावर आएगी 31 और 1/2 की पावर कितनी आएगी, 1। और उसके बाद जो लास्ट है, अगर हम इसके अंदर 32 की बात करें तो इसका मतलब है किसी इवेंट को n बार परफॉर्म करने पर वो इवेंट सारी की सारी बार होना चाहिए। तो सारी की सारी बार होने का मतलब है कि 32C 32 आएगा तो 1/2 की पावर कितना आएगा, 32। अब इसे अगर आप फर्दर सॉल्व करो तो आप नोटिस करो इन सब में से 1/2 की पावर 32 तो कॉमन आ रहा है, और कॉमन लेने के बाद इसके अंदर जो पार्ट बचेगा उसके अंदर पहली टर्म आएगी 32C 30, दूसरी आएगी 32C 31 और नेक्स्ट आएगी 32C 32। आप क्या करो, इससे सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालो। तो मेरे ख्याल से सब निकाल लोगे तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद आंसर के हिसाब से शायद 529 आ जाएगी। तो ये 529 और 1/2 की पावर 32 आएगा। तो पीछे अगर आप आंसर के साथ इसे कंपेयर करो तो यहाँ पर ये जो k आएगा, इस k की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी आ जाएगी, 529, ये डेटा आ जाएगा। और अगर आप n निकालना चाहो तो n तो खैर 32 आ ही रहा है क्वेश्चन में, तो n 32 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में जो k की वैल्यू आने वाली है सॉल्व करने के बाद वो कितनी आएगी, 529। ये इसका आंसर आ जाएगा।